ओके, सो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूरिन एनालिसिस। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है अपीयरेंस, कलर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ऑर्डर लिखना होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो है 1.016 और ये प्लस कर देना होता है 0.001 इफ़ 18 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है कि 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस का गैप है, तो 3 डिग्री सेल्सियस में 0.001 ऐड करना है। और 21 होगा तो 3 यानी कि 2 टाइम्स 0.002 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू ऐड दिस 0.001 टू 1.016। ये याद करना 1.016। ठीक है, जो आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ये पीएच ऑर्डर लिखना है। उसके बाद केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में ये होता है कि पहले पैथोलॉजिकल टेस्ट करना होता है। पैथोलॉजिकल टेस्ट अगर कोई ना है तो नॉर्मल कांस्टेंट टेस्ट। अब पैथोलॉजिकल टेस्ट में यही है कि ये कीटोन बॉडीज टेस्ट, जिसको रोथेराज नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कहा जाता है। इसमें 5 ml यूरिन में सॉलिड एमोनियम सल्फेट और उसके 0.5 ml सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको मिक्स कर देंगे ये तीनों को। तो जो आएगा मिक्सचर, उसमें लिक्विड अमोनिया डालेंगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड साइड से। तो अगर पर्पल रिंग आता है जंक्शन पे तो यानी कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा टेस्ट ये होता है ना बायो सॉल्ट्स का टेस्ट, हे सल्फर टेस्ट। उसमें सल्फर पाउडर रख दो सरफेस पे। तो ये ड्राई सल्फर पाउडर रखने पे क्या होता है कि हे सल्फर टेस्ट 3 to 4 टेस्ट ट्यूब फिल करेंगे यूरिन से। तो उसमें ड्राई सल्फर पाउडर रखेंगे सरफेस पे। अगर ये सिंक हो गया तो यानी कि बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर एज अ कंट्रोलिंग सेफ्टी, वाइवा में पूछ सकता है। उसके बाद ये है कि बाइल पिगमेंट्स का टेस्ट। ठीक है, बाइल पिगमेंट टेस्ट जो होता है ये फॉचेस टेस्ट कहा जाता है इसको। और फॉचेस टेस्ट में ये होता है कि BaCl2 रखेंगे 5 ml 10%, और इसमें यूरिन डालेंगे 10 ml और फिल्टर कर देंगे, फिल्टर पेपर से ड्राई करेंगे उसको, और फ्यू ड्रॉप फॉचेस रिएजेंट डाल देंगे। फॉचेस रिएजेंट में अगेन वाइवा क्वेश्चन है, FeCl3 और TCA होता है। और TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है। तो वो अगर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो ग्रीनिश ब्लू स्टेन आ जाएगा फिल्टर पेपर पे। ठीक है, एक और यहाँ वाइवा क्वेश्चन है कि बिलीरुबिन विलीवर्डिन में चेंज होता है FeCl3 से। ठीक है, उसके बाद ये जो रिएजेंट्स है ना, ये BaCl2, बी से ही है सब, BaCl2, बेंजीडीन और बेनिडिक्स। इन तीनों में पहले रिएजेंट डालेंगे फिर यूरिन डालेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और याद कर लेना हेलर्स। हेलर्स में भी क्या होता है, पहले रिएजेंट डालेंगे, वो जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, उसके बाद यूरिन डालते हैं। उसके बाद ये है कि चौथा टेस्ट अपना ब्लड पिगमेंट टेस्ट, जिसको बेंजीडीन टेस्ट कहा जाता है। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ब्लू या ग्रीन कलर देखेंगे। अब ये ब्लू या ग्रीन कलर कैसे आएगा, तो ये बेंजीडीन सोल्यूशन डालेंगे पहले 1 से 2 ड्रॉप, उसके बाद ये 2 ml यूरिन डाल देंगे। अब यूरिन डालने के बाद 3 से 4 ड्रॉप H2O2 डालेंगे। अब ये H2O2 डालने के बाद क्या होता है कि H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जो कि बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा कलर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कलर अगर आ गया तो ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट है इसका मतलब। ठीक है, ब्लू या ग्रीन कलर दिखना चाहिए। उसके बाद 5वां टेस्ट है ये रिड्यूसिंग शुगर। इसमें हीट करते हैं बर्नर से। तो ये कैसे करेंगे कि पहले बेनेडिक्स रिएजेंट ले लेंगे और उसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन डालेंगे, ज़्यादा यूरिन डाला जाता है उसमें। बॉईल करेंगे 2 मिनट तक, उसके बाद कूल करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वो जो कलर चेंज आएगा ब्लू से ग्रीन या येलो या ऑरेंज या रेड, बीबी और ये भी आई काट देना, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से और ब्लू से ग्रीन या ब्लू से ऑरेंज या ब्लू से और येलो या रेड आ जाएगा कलर चेंज। तो यानी कि ये रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये है कि बेनेडिक्स रिएजेंट, ये वाइवा क्वेश्चन है कि बेनेडिक्स रिएजेंट किस में होता है, तो मतलब क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो CuSO4 प्लस ये सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सिट्रेट होता है, ये 3। तो इनका काम याद रखना कि CuSO4 जो है ये कप्रिकाइन प्रोवाइड करता है CuSO4, और ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये सोडियम सिट्रेट जो है ये Cu+3 को रखता है, कीप्स Cu+3। उसके बाद ये हो गया। अब ये कलर इंडिकेशंस कुछ इसका सिग्निफिकेंस होता है बेनेडिक्स टेस्ट में। ये ब्लू मतलब कोई शुगर नहीं है, ग्रीन मतलब शुगर है लेकिन 0.1 से 0.5% कम है, और येलो मतलब थोड़ा ज़्यादा है 0.5 से 1%, ऑरेंज मतलब और ज़्यादा है 1.1 से 2%, और रेड मतलब ग्रेटर देन 2%, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, रेड का मतलब हो गया। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गया बेनेडिक्स। उसके बाद प्रोटीन टेस्ट होता है, जिसमें माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया मैक्रोएल्ब्यूमिनुरिया टेस्ट होगा। माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया में ये TCA है और सल्फोसाइलिक एसिड है। TCA डालेंगे यूरिन में
TCA ड्रॉप्स, और ये वाइट फ्लोकुलेंट PPT आएगा यानी प्रेजेंट है प्रोटीन। सल्फोसैलिक एसिड में यही है कि यही एसिड डालेंगे यूरिन में, तो अगर प्रेजेंट होगा तो वाइट फ्लोकुलेंट PPT आ जाएगा। सो प्रोटीन ऐसे देखेंगे माइक्रोएल्यूमिनेरिया का। मैक्रोएल्यूमिनेरिया में यही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हेलस टेस्ट करेंगे पहले, तो इसमें यही करेंगे कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पहले डालेंगे, उसके बाद यूरिन डालेंगे अलॉन्ग साइड, उसके बाद ये जो अगर वाइट रिंग जंक्शन पे आ गया यानी मतलब प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन ज़्यादा अमाउंट में। अब ये हीट कोएगुलेशन टेस्ट, नाम में ही हीट है यानी कि इसमें हीट करना है बर्नर से। तो 3/4 टेस्ट ट्यूब यूरिन डालेंगे, अपर पोर्शन को हीट करेंगे बर्नर से। उसके बाद ये कोएगुलम आ जाएगा, कोएगुलम प्रेजेंट होगा और 2% एसिटिक एसिड ड्रॉप्स डाल देंगे। एसिटिक एसिड अगर वो डिजल्व हो गया तो फॉस्फेट्यूरिया है, और भी ज़्यादा डेंस हो गया यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसमें, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, सो अगर कोएगुलम डिजल्व हो जाता है यानी फॉस्फेट्यूरिया है, वो प्रोटीन नहीं है। उसके बाद अगर जो और ज़्यादा डेंस हो जाएगा वो कोएगुलम यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन होता है वाइवा का कि मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट क्या होता है यूरिनरी प्रोटीन्स का, तो वो जो है हीट कोएगुलम टेस्ट है। मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट हीट कोएगुलम टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, एकदम यूरिन जो है क्लियर दिख रहा है यानी कि उसमें जो है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का टेस्ट लगाएंगे। वो कैल्शियम का होता है, फॉस्फेट का होता है, यूरिया का होता है। तो कैल्शियम में यही है कि एमोनियम ऑक्जेलेट, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है एमोनियम ऑक्जेलेट डालने से यूरिन में, अगर कैल्शियम प्रेजेंट होगा तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाएगा और वाइट PPT प्रेजेंट होगा और कैल्शियम प्रेजेंस इंडिकेट करेगा। फॉस्फेट में हीट करते हैं, आप क्या करते हैं इसमें कि यूरिन HNO3 डालेंगे, नाइट्रिक एसिड हीट टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे और एमोनियम मोलिब्डेट डालेंगे। ठीक है, तो एमोनियम मोलिब्डेट डाल देंगे तो अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो कैनरी येलो PPT प्रेजेंट होगा। सॉरी, कैनरी येलो PPT जो आएगा वो इंडिकेट करेगा कि फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो याद रखना है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और एमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 ये यूरिया का करेंगे। स्पेसिफिक यूरियाज टेस्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपली ये ना करके सिंपली ये करना है सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट दिस इज ऑल्सो फॉर यूरिया। इसमें यही करेंगे कि यूरिन और अल्कलाइन सोडियम हाइपोब्रोमाइड, यूरिन और अल्कलाइन सोडियम हाइपोब्रोमाइड लेंगे टेस्ट ट्यूब में और मिक्स कर देंगे। उसको मिक्स करने के बाद ये है कि उसको अगर मार्क्ड इफर्वेसेंस आता है वहाँ पे तो इसका मतलब है प्रेजेंट यूरिया। ठीक है, तो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन है वो इवोल्यूशन हो रहा है उसका, इसीलिए इफर्वेसेंस देखने को मिल रहा है। और ये CO2 जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है NaOH से, यानी कि वो यूरिया में CO2 भी होगा तो वो जो है NaOH से ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब प्रोड्यूस होता है वहाँ पे CO2 इस टेस्ट में, जो कि NaOH कर लेगा वो एब्जॉर्ब। उसके बाद क्रिएटिनिन का भी एक टेस्ट होता है, जेफ्स टेस्ट बोला जाता है क्रिएटिनिन का। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ऑरेंज रेड PPT आएगा क्रिएटिनिन पिक्रेट का। तो क्रिएटिनिन पिक्रेट से ये समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ अल्कलाइन पिक्रेट डालना होगा यूरिन में। ठीक है, तो यूरिन अल्कलाइन पिक्रेट डालेंगे, ऑरेंज रेड कलर PPT आएगा यानी क्रिएटिनिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूरिन एनालाइज। अब देखेंगे ये मिल्क टेस्ट, इसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन में लिख देना, कलर हो गया, अपीयरेंस कैसा है, ओपेक थिक कैसा है, ये ऑर्डर है, फिर pH लिख देना वो। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी वो सब गिवन रहता है उधर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये याद रखना कि 1.028 से लेके 1.034 होता है। इलेक्ट्रोमीटर देखना है, इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग में जो समझ में आए वो लिखना है। फिर वो एडल्ट्रेंट जो है वो 4 किस्म के होते हैं, तो वाटर हो गया, ये कोई डिटर्जेंट या स्टार्च वगैरह हो गया, तो ये देखना होता है। यूरिया हो गया, तो ये हो गया। तो वाटर का टेस्ट यही है कि इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग अगर 26 से कम है, इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग अगर 26 से कम है यानी कि उसमें वाटर है, एडेड है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि उसको ड्रॉप ऑफ मिल्क एक पॉलिश स्लैंटिंग सरफेस पर रखेंगे, अगर वो वाइट ट्रेल पीछे पीछे आ जाएगा इसका मतलब वो प्योर मिल्क है, अगर वाइट ट्रेल नहीं आ रहा है पीछे यानी वो इम्प्योर मिल्क है। उसके बाद ये स्टार्च प्रेजेंट है, तो ये स्टार्च कैसे देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं, स्टार्च यानी शुगर वगैरह, तो ये फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन रखेंगे जो कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, वो मिल्क में डालेंगे तो वो प्रेजेंट अगर होगा तो ब्लू कलर आ जाएगा। उसके बाद ये यूरिया टेस्ट है, तो वो 1 टीस्पून मिल्क डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, ½ टीस्पून सोयाबीन पाउडर डाल देंगे और उसमें मिक्स करके सेक करेंगे। तो 5 मिनट के बाद जो है वहाँ पे डिप करेंगे रेड लिटमस पेपर, अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा तो मतलब वो प्रेजेंट है यूरिया। और डिटर्जेंट टेस्ट भी कर लेंगे, उसमें क्या है कि लेदर प्रेजेंट होता है, वो 5 से 10 ml मिल्क सैंपल ले लेंगे और उतना ही पानी डाल देंगे उसमें, तो अगर लेदर है थोड़ा तो डिटर्जेंट प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्ट।
अब ये ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करने को भी आता है गॉडफर्ड मेथड से, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड बोलते हैं इसको। इसमें एक प्रिंसिपल पहले लिखना है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज से ग्लूकोज जो है ऑक्सीडेज एंजाइम से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा और H2O2 फिनोल से रिएक्ट करेगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम से रेड क्विनोन डाई बनेगा। तो अल्टीमेटली रेड क्विनोन डाई बन रहा है इसमें। और कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ये याद रखना है, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every component estimation, OD of test upon OD of standard into amount of standard by volume of serum into 100। ठीक है, अब ये जो है ये सब दिया रहेगा उधर। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल वैल्यू याद करना है, फास्टिंग ग्लूकोज में 60 से 110 mg या mg पर डेसीलीटर समथिंग। और ग्रेटर देन अगर 110 है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। फास्टिंग ग्लूकोज का ये है लेवल ग्रेटर देन 110। अगर 2 आवर्स के बाद देखेंगे तो ग्रेटर देन 140 होगा और ये भी हाइपरग्लाइसीमिया इंडिकेट करेगा। अगर 2 आवर्स का ग्लूकोज देख रहे हैं तो फास्टिंग ग्लूकोज देख रहे हैं तो ग्रेटर देन 110 का ही मतलब हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू 60 to 110 mg%। और उसके बाद ये OGTT टेस्ट आता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें ये होता है कि सब पहले जैसे ही करेंगे, 0 आवर सैंपल, 1 आवर सैंपल, 2 आवर सैंपल निकालेंगे, 3 कंसंट्रेशन आ जाएगा और ये तीनों कंसंट्रेशन का ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। तो ये 180 mg/dL हो जाएगा। ये ऊपर अगर आएगा 180 से ऊपर आएगा तो यानी डायबिटिक कर्व है, डायबिटी मेलाइटस है उसको, और कम होगा तो नॉर्मल है। तो ये ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन mg% वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 0, 1, 2 ये टाइम आ जाएगा आवर्स में। अगर 180 से ऊपर है यानी यूरिनरी ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस है। तो उसके बाद ये LFT देखेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आ सकता है तो इस क्वेश्चन में एस्टीमेट करा जाता है प्रोटीन को यानी एल्ब्यूमिन को गिवन सीरम में। तो ब्यूरेट टेस्ट से किया जाता है। ये ब्यूरेट टेस्ट में ये होता है कि इसका प्रिंसिपल ये लिखना है हम लोग को कि टोटल प्रोटीन में कॉपर जो है वो अल्कलाइन मीडियम से वायलेट ब्यूरेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। वायलेट ब्यूरेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद ये अच्छा, टोटल प्रोटीन का कंसंट्रेशन mg% में नहीं ग्राम परसेंटेज में होगा, ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये है और फार्मूला वही होगा। उसके बाद ये है कि अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड मान लो वहाँ पे कैसे निकालेंगे कि 6g% लिखा रहेगा तो 6g% का मतलब हो जाएगा 100 ml में 6 ग्राम, और 6 ग्राम मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सीरम 0.001 दिया गया है, जो भी वॉल्यूम है तो उतने में कितना होगा ये निकाल देना है बस। तो 0.001 में 6/100, 1 ml में कितना होगा तो ये 6/100 इंटू इतना ml में कितना होगा तो इंटू कर देंगे, आ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू याद करना है। हाँ, तो नॉर्मल वैल्यू एल्ब्यूमिन का 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से ज़्यादा है तो हाइपर प्रोटीनूरिया हो गया, कम है तो हाइपोप्रोटीनूरिया हो गया, 6 से कम है तो। अब ये जो है कि ओवर हाइड्रेशन और पीएम की वजह से हाइपो मतलब प्रोटीन कम हो जाता है, और हाइपर प्रोटीनीमिया कब होता है, डिहाइड्रेशन में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि कैसे एस्टिमेट करेंगे कंजुगेटेड बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। कंजुगेटेड को डायरेक्ट, अनकंजुगेटेड को इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो सीरम सैंपल में उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे तो वो मेथड का नाम है ये मेलोय-एवेलिन मेथड। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि वो डायजो एजेंट से बिलीरुबिन रिएक्ट करता है, कलर्ड एजो पिगमेंट बनता है, और कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वाटर सॉल्युबल होता है तो वो इमीडिएटली कलर दे देता है। लेकिन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, अनकंजुगेटेड इनसॉल्युबल होता है, तो उसको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिथानॉल से और उसके बाद वो रिएक्शन जो है पॉजिटिव हो जाता है। और ये है कि वेंडेनबर्ग रिएक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में। और कंसंट्रेशन ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे कंसंट्रेशन का, तो यही सेम फार्मूला वो लगाएंगे और अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले में किया था, और सब गिवन रहेगा वैल्यूज में। नॉर्मल वैल्यूज हमें याद रखना है बस। mg% में आ जाएगा कंसंट्रेशन, टोटल बिलीरुबिन आएगा। और डायरेक्ट बिलीरुबिन कैसे निकालेंगे, OD ऑफ टेस्ट अपन OD ऑफ स्टैंडर्ड इंटू 8 कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा डायरेक्ट बिलीरुबिन। और इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे डायरेक्ट को। ठीक है, उसके बाद ये है कि कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया ये हेपेटाइटिस में होता है, और अनकंजुगेटेड या हाइपर बिलीरुबिनेमिया क्या होता है, नियोनेटल जॉन्डिस में होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेंज याद रखेंगे, ये टोटल जो है 0.2 से 0.8 mg% जो है ये होता है नॉर्मल रेंज बिलीरुबिन का। ठीक है, टोटल बिलीरुबिन का ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद KFT देखेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट में ये है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल वगैरह देखते हैं और क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यही है कि प्रिंसिपल में है
जेफ रिएक्शन। तो जेफ रिएक्शन में ये होता है कि क्रिएटिनिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है मसल का बाय क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म। अब ये क्रिएटिनिन पिक्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में और ऑरेंज रेड टॉटोमर बनेगा, क्रिएटिनिन पिक्रेट बनेगा। तो क्रिएटिनिन पिक्रेट बन जाएगा पिक्रिक एसिड से रिएक्ट करके। ये है प्रिंसिपल जेफ रिएक्शन का, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। क्लियरेंस कैसे निकालेंगे, UV/P। यू यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन है, P प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन है। ये दोनों का यूनिट सेम होगा तो कट जाएगा वो। और V मतलब वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है ml/मिनट में रखना होता है, तो ये ml/यूनिट, तो अल्टीमेटली ये क्लियरेंस का यूनिट भी ml/यूनिट में आ जाएगा। U आ जाएगा mg%, P mg%, और V आएगा ml/मिनट, ठीक है। उसके बाद ये क्लियरेंस हो गया। फिर उसके बाद ये है कि कैलकुलेशन कंसंट्रेशन करेंगे वही फार्मूला लगा के और वैसे ही निकालेंगे अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, mg% से mg में। उसके बाद यूरिया क्लियरेंस C=UV/P। उसके बाद ये जो है नॉर्मल रेंज याद करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन 0.5 से 1.4 mg%, ठीक है, 0.5 से 1.4। और क्रिएटिनिन क्लियरेंस का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 85 to 140 ml/मिनट, 85 to 140 ml/मिनट। एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में और लोअर हो जाता है इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन में, ठीक है। फिर होता है ये सीरम यूरिया लेवल। ये प्रिंसिपल होता है इसका बर्थेलोट मेथड। इसमें यूरिया प्लस वाटर यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया प्लस U2 देता है और ये अमोनिया फिनोल और हाइपोक्लोराइड से मिलके इंडोफिनोल बना देता है जो कि ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स है। और ये है कि दूसरा भी आता है सीरम यूरिया का डायसिटाइल मोनोक्साइम मेथड। डायसिटाइल मोनोक्साइम मेथड में ये है कि यूरिया से डायसिटाइल मोनोक्साइम रिएक्ट करेगा और कैडमियम आयन के प्रेजेंस में ये रोज पर्पल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब उसके बाद ये है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे यूरिया कंसंट्रेशन, सेम फार्मूला से वैसे ही क्लियरेंस UV/P निकालेंगे और इसका नॉर्मल वैल्यू यूरिया का हो जाएगा 15 to 45 mg% और क्लियरेंस यूरिया क्लियरेंस का नॉर्मल वैल्यू होता है 60 to 95 ml/मिनट, ठीक है। उसके बाद ये है कि यूरिया ज़्यादा है तो प्री रीनल में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, रीनल में निफ्रोटिक सिंड्रोम होगा और पोस्ट रीनल में इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। उसके बाद ये है कि यूरिया अगर कम है तो यूरिया क्लियरेंस अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये माइल्ड इम्पेयरमेंट टू ग्लोमेरुलस 40 to 70% क्लियरेंस है। तो अगर 20 to 40% हो गया है तो क्या हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ किडनी इम्पेयर हो जाएगा मॉडरेट में, ठीक है। अगर बिलो 20% है यानी सीवियर रीनल फेलियर हो गया है, ठीक है। 70% नॉर्मल होता है, ठीक है, 70% नॉर्मल, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो गया 40 से 7% तो माइल्ड इम्पेयरमेंट। अगर 20 से 40% हो गया तो मॉडरेट इम्पेयरमेंट, ठीक है, फंक्शन वगैरह डिस्टर्ब होगा। और बिलो 20% हो गया तो सीवियर रीनल फेलियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये है कि यूरिक एसिड का कैसे करेंगे एस्टिमेट। तो यूरिकेज पॉड मेथड से होगा, पॉड मतलब पेरोक्सीडेज। तो इसमें यूरिक एसिड में H2O + O2 डालेंगे और ये यूरिकेज मेथड से यूरिकेज एंजाइम से एलेंटोइन बन जाएगा, एलेंटोइन और पेरोक्साइड बन जाएगा। अब ये एलेंटोइन जो है पेरोक्सीडेज एंजाइम से रेड क्विनोनिमिन कंपाउंड बन जाएगा, रेड क्विनोनिमिन। अब ये इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर दिखाता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड कितना है, ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कैलकुलेशन भी वही फार्मूला से करेंगे। नॉर्मल जो है ये वैल्यू कितना है यूरिक एसिड का 2.5 से 7 mg/dL हो जाएगा, 2.5 से 7। और ये हाइपर यूरिकेमिया यानी कि ये mg/dL में हाइपर यूरिकेमिया जो है ये ज़्यादा यूरिक एसिड होना है यानी 2.7 से ज़्यादा हो जाना हाइपर यूरिकेमिया है। अब इसका प्राइमरी कॉज ये सब होता है ये लीच-नीहान सिंड्रोम में SGPRTase एंजाइम कम होना और कुछ हाइपोक्सांथिन गुआनिन फॉस्फोरिडक्टेज एंजाइम कुछ होता है, ये अगर कम हो जाता है तो लीच-नीहान सिंड्रोम है यानी यूरिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है। और PRPP एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी कॉज कुछ है कैंसर वगैरह, लिम्फोमा ये सोरियासिस पर्निशियस एनीमिया में होता है सेकेंडरी कॉज। अगर कम है यूरिक एसिड तो रीनल फेलियर हो जाएगा। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन ये है कि वो सब वैसे ही करेंगे। इसका नॉर्मल वैल्यू है कि ग्रेटर देन 200 mg/dL। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। लेकिन हाइपो कोलेस्ट्रोलेमिया में क्या होगा कि हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपो में हाइपर में हाइपोथायरॉयडिज्म से थायराइड
हार्मोन से रिलेटेड है वो। तो एनीमिया और हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी होता है हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया में। उसके बाद ये है कि कोलेस्ट्रॉल, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड, चौड़पड़ मेथड कहा जाता है। इसमें यही है कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है, ईस्टरेज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज एंजाइम से क्विनोनिमिन डाई बनता है, रेड पिंक, और ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कैलोरीमेट्रिकली 520 नैनोमीटर। उसके बाद ये है कि HDL 35 to 60, तो 35 to 60 mg परसेंटेज होता है वो मेल में, और फीमेल में होता है 40 to 75 mg परसेंटेज, और ये 35 to 75 इन टोटल। तो ये होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर लेस देन 35 है यानी हाई रिस्क हो जाता है आर्थरोस्क्लेरोसिस का। और ये एक HDL-C होता है वो लो होता है टेंजियस डिजीज में। वाइवा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि प्लाज्मा या सीरम में जो है मैग्नीशियम आयन या फॉस्फोटोंगस्टेट के प्रेजेंस में LDL प्लस VLDL प्लस काइलोमाइक्रोन्स प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, LDL VLDL और काइलोमाइक्रोन्स, और HDL जो है वो सुपरनेटेंट रहेगा यानी अनअफेक्टेड रहेगा वो HDL, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल। फिर आता है ये ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स में ये है कि लेस देन 150 mg परसेंटेज नॉर्मल होता है, ये लेस देन 150, और लेस देन 200 कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड का लेस देन 150। तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा किस में होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और हाइपोथायराइडिज्म में। और यह है कि ट्राइग्लिसराइड जो है लाइपेज, ग्लाइसरोल काइनेज और ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज एंजाइम्स के वजह से जो है ये क्विनोनिमिन डाई बनता है। क्विनोनिमिन डाई रेड या पिंक होता है, और ये इंटेंसिटी इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन, वो भी कैलोरीमेट्रिकली करेंगे 520 नैनोमीटर पे वो होता है ये मेजर। उसके बाद आता है ये फॉस्फोरस या कैल्शियम सीरम में डिटेक्ट करना, एस्टिमेट करना। तो ये है कि 2.4 to 4.5 mg परसेंटेज इसका नॉर्मल वैल्यू है, 2.4 to 4.5। ये हाइपर फॉस्फेटेमिया किस में होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, रीनल फेलियर में। और हाइपोफॉस्फेटेमिया किस में होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, ठीक है, यानी इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हो गया। उसके बाद मॉडिफाइड फिस्क-सुबारो मेथड से ये होता है, इसका प्रिंसिपल है ये। और ये फॉस्फेट प्लस एमोनियम मोलिब्डेट जो है रिएक्ट करेंगे और एमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट बनेगा, और ये एंसा से रिडक्शन हो जाएगा मोलिब्डेनम ब्लू में। ये कंपाउंड है मोलिब्डेनम ब्लू बन जाएगा। ये ब्लू कलर जो है ये भी मेजर होता है कैलोरीमेट्रिकली 710 नैनोमीटर पे, ठीक है। अब उसके बाद ये कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू याद करेंगे 9 to 11 mg परसेंटेज, 9 to 11 mg परसेंटेज। हाइपर कैल्सीमिया जो है अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैराथॉर्मोन से, ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन से। तो हाइपर कैल्सीमिया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मल्टीपल माइलोमा में होता है, हाइपो कैल्सीमिया हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल इसका OCPC मेथड होता है, ओ क्रिसोल्फथैलिन कॉम्प्लेक्सन। अब ये ओ क्रिसोल्फथैलिन कॉम्प्लेक्सन जो है वो कैल्शियम आयन जो है अल्कलाइन मीडियम pH 10 जो है इसको वायलेट कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देता है। तो pH 10 पे अल्कलाइन मीडियम में वायलेट कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देगा कैल्शियम आयन, ठीक है, वो क्रिस्टोल्थैलिन कॉम्प्लेक्सन को। अब ये एब्जॉर्बेंस मेजर्ड होता है एट 570 नैनोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरम components estimation. Normal ranges of all the compounds are very important to learn, so that we can compare by using the formula. We will find the concentration and then we will compare with this, and then we will see whether it's hyper or hypo.